ऐसे ही है ना। चार चीज़ें अभी आपके पास कौन सी हैं? सब्जेक्ट, स्टूडेंट, टीचर, लेक्चर और एग्जाम्स, ऐसे ही है ना। अभी आपके पास और कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। लेकिन जब आप एक प्रोजेक्ट की तरफ मूव ऑन करते हो ना, तो प्रोजेक्ट सालों साल चलते हैं। ठीक है। जब एक प्रोजेक्ट आता है ना, सही प्रोजेक्ट, ये छोटी मोटी वेबसाइट नहीं है, ई कॉमर्स वेबसाइट, क्लॉथिंग वेबसाइट, इस तरह की वेबसाइट की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स की, जो सर्विसेज लेते हैं, क्लाइंट्स लेते हैं। जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आता है ना, वो सालों साल का माइंड बना के आता है कि मेरे पास मैंने इसको काम देना है सालों साल। ठीक है। और हमारे पे भी डिपेंड करता है कि हमने इसको किस तरीके से सालों साल लेके चलना है। ऐसे ही है ना। हमेशा यही सोचना है कि क्लाइंट को हम किस तरीके से फ़ायदा दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जब आप क्लाइंट को फ़ायदा दोगे ना, क्लाइंट की इनकम जनरेट करवाने का सोचोगे, तो ऑब्वियसली आपकी भी इनकम साथ साथ जनरेट हो रही होगी, आपका भी काम बढ़ रहा होगा साथ साथ। ठीक है। तो मैंने अभी दोनों प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर लिए हैं। ये कौन सा है? रिएक्ट। ये रहा मेरा फ्रंट एंड साइड का प्रोजेक्ट, और ये रहा मेरे पास बैक एंड साइड का प्रोजेक्ट। ठीक है। अब दोनों में एक चीज़ देखो, दोनों के अंदर पापा नोड मॉड्यूल है और रिएक्ट का अपना स्ट्रक्चर है, नोड का अपना स्ट्रक्चर है बैक एंड साइड का। ठीक है। और दोनों स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है कैसे क्रिएशन होती है और कैसे एपीआई कॉल होती है, सबको पता है ना। अगर किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कोशिश किया करो, टर्मिनल यूज़ किया करो ज़्यादा से ज़्यादा। टर्मिनल यूज़ करने से पता क्या होता है, जब आप लिनक्स वगैरह जब आप डिप्लॉयमेंट कर रहे होते हो ना, तब आपको टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। आपको जब लाइव कहीं पे अपने क्लाउड पे अपना प्रोजेक्ट रखो आके चीज़ें इंप्लीमेंट करना पड़ेंगी ना, तो आपको क्लाउड की ज़रूरत पड़ेगी, इसके टर्मिनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश किया करो टर्मिनल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया करो। ठीक है। कोई भी चीज़ इंस्टॉल करनी है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने जो है वो अपडेट करनी है, कुछ भी करना है, कोशिश करो टर्मिनल कमांड थ्रू उसको करो। ठीक है ना। ओके। ये मेरे पास है रिएक्ट प्रोजेक्ट, मतलब ये बैक फ्रंट एंड साइड का। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ npm run dev। तो मेरे सारी प्रोग्रेस इधर आ रही होगी सेम। ये मेरे पास बैक एंड का प्रोजेक्ट है, npm स्टार्ट। रहा मेरे पास बैक एंड साइड का। अभी इधर मेरे पास मेरी ये बैक एंड के ना सारे के सारे एप्लीकेशन चल रही होगी, और मेरे पास लॉग्स आ रहे होंगे, कौन सी एपीआई हिट हुई है, कब हुई है, कैसे हुई है। ये सारी चीज़ें मेरे पास इधर आ रही होंगी। अब मेरे पास ये लोकल होस्ट है, और मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ। ये रही मेरे पास मेरी एप्लीकेशन। ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छा, अब ना मैं बैक एंड साइड पे क्या करूँगा, चार एपीआईज बनाऊंगा। कौन कौन सी? गेट, डिलीट, क्रिएट और अपडेट। चार एपीआईज। तो हम पहले वो बना लेते हैं। फ्रंट एंड बैक एंड टू फ्रंट एंड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि जब आपके पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा हो ना, हमेशा कोशिश ये करते होते हैं कि फ्रंट एंड टू बैक एंड अप्रोच यूज़ करते हैं। ज़्यादा लोड फ्रंट एंड पे रखते हैं, कम लोड बैक एंड पे रखते हैं। ठीक है। क्योंकि बैक एंड पे ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस वो इंटरनेट से चलता है, तो इंटरनेट के ऊपर वैसे भी कम लोड रखते होते हैं। जो चीज़ हमारी मशीन ने चलानी होती है ना, उसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा लोड रखते हैं। समझ आई? ये मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। अच्छा, अब मेरे पास है गेट की एपीआई बनी है, क्रिएट की एपीआई बनी है, सबको क्लियर है ये चीज़ें। अब हमने कौन कौन सी एपीआई बनानी है? अपडेट की। ठीक है। अपडेट की बनाते हैं हम। तो मैं इधर बनाता हूँ अपडेट सब्जेक्ट बाय आईडी। सब्जेक्ट। ठीक है। अपडेट सब्जेक्ट बाय आईडी। और मैं इसको क्या बनाऊंगा, एसिंक। बल्कि पहले इसको सिंपल फंक्शन बनाते हैं, ये नॉर्मल फंक्शन है। ठीक है। अब इसमें मैं एसिंक ऐड करता हूँ। एसिंक के अंदर जो है वो मुझे ये फंक्शन क्या रिटर्न करता है, पैरामीटर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है।
सेम एज इट इज़ हमारे पास जो है वो, अब इधर मैं ना एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ सब्जेक्ट आईडी। सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ठीक है ना, ये मैं समझाता हूँ आपको कि पैरम्स क्या होते हैं, बॉडी क्या होती है, सारी चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको। फिर सेम कॉन्स्ट सब्जेक्ट डाटा इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, और मैं ना रिटर्न करवा देता हूँ एक फजूल सा एरर, ताकि ना हमारे पास कुछ क्रिएशन ना हो और एक एरर रिटर्न हो जाए, ताकि लोड ना चलता रहे चीज़ों में। ठीक है, हम ना इसको पहले रीड करते हैं ये दो चीज़ों को। अच्छा, हमारे पास अपडेट की एपीआई बनाई है हमने ना, तो उसके लिए क्या मेथड यूज़ करेंगे, पुट। पुट और इसका पाथ बनाएंगे अपडेट सब्जेक्ट बाय आईडी। बाय आईडी और स्लैश आईडी भी लेंगे ना हम, आईडी। ठीक है, डन है। और इधर मैं कौन सा फंक्शन रखूँगा, अपडेट वाला, अपडेट सब्जेक्ट बाय आईडी, ये रहा। अब मैं ना इसको फ्रंट एंड साइड से कॉल करता हूँ। तो फ्रंट एंड साइड से कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास दो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। एक है एक्सप्रेस में बना हुआ है नोट जेएस के साथ, और एक है मेरे पास रिएक्ट में, रिएक्ट जेएस। ये दोनों क्रॉस प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, अब क्रॉस प्लेटफॉर्म्स को एक जो थर्ड पार्टी है वो लिंक करती है, उसको कहते हैं कोर्स, CORS। क्रॉस क्या करता है कि ये इनका लिंक बनाता है, रिलेशन बनाता है, ताकि ये क्या करते हैं कि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, मींस के इनको अलाउ करता है कि आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन वगैरह, एपीआई वगैरह कॉल कर सकते हो, डाटा एक दूसरे को ले दे सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बैकएंड पे कोर्स का एक जो है वो थर्ड पार्टी इंस्टॉल करते हैं, कल हमने की थी इंस्टॉल। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, ये देखो कोर्स को मैंने इंपोर्ट किया और इसको एप्लीकेशन को यूज़ करवा दिया, ऐप डॉट यूज़ कोर्स। क्लियर है ना, डन है। हमारे पास बैकएंड पे एपीआई बन गई है, कौन सी, अपडेट वाली भी। अब मैं इसको रन किया हुआ है फ्रंट एंड साइड को। अब मैं इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, तो अभी ना मेरे पास जितने अब इधर लोकल स्टोरेज वाला काम था ना, वो मैं रिमूव कर दूंगा और मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, जो मैं लोकल स्टोरेज में चीज़ें करवा रहा था, अब मुझे उसका नहीं चाहिए। अब मैं यूज़ करूँगा एपीआईज। डाटा मेरा सर्वर से जाएगा, सर्वर से ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चीज़ें गेट करते हैं, तो गेट की एपीआई हम कॉल करेंगे। ये रही हमारे पास, कौन सी एपीआई थी ये, पोस्ट की, हैंडल सबमिट, देखो हैंडल सब्जेक्ट्स, ये पोस्ट की एपीआई, और ये किस लिए हम यूज़ कर रहे थे, डाटा क्रिएशन के लिए। ऐसे ही है ना, सेम। अब हमने गेट की एपीआई यूज़ करनी है, तो मैं फिर सिंपल वैसे ही वापस जाऊंगा, जेसन। ये देखो हमारे पास सिंपल सी एपीआई है, कैसे है, फैच किया है। अब मैंने बस एपीआई वो पाथ देना है और हमारे पास डाटा मिल जाएगा बस। ये कौन सी एपीआई है, गेट की, सिंपल। फैच के अंदर हमने पाथ देना है और हमें डाटा डॉट देन। मैं ये भी समझाता हूँ ये डॉट देन क्या करता है। मैंने इधर एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट गेट ऑल सब्जेक्ट्स, गेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, मैंने एक फंक्शन का नाम रखा गेट सब्जेक्ट्स, और मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, फंक्शन बना दिया, और इसके अंदर मैं अपनी एपीआई को रखूँगा, ताकि मेरी एपीआई हर दफ़ा जब मैं कोड रीलोड करूँ या मेरे पास री एंडर करे, तो क्या हो, मेरे पास दोबारा से ये कॉल ना हो। ठीक है, मैंने इस वजह से, अगर मैं इसको ऐसे रखूँगा ना बाहर, तो जब भी इसको कोई पेरेंट नहीं है,
ठीक है, जब भी हमारे पास ये एप्लीकेशन का सब्जेक्ट चलेगा ये चल जाएगा फजूल में। लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ एक ही दफ़ा चले, जब भी हमारी एप्लीकेशन रेंडर होती है तब, बस उसके अलावा ना चले। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे आज यूज़ इफेक्ट। यूज़ इफेक्ट का किस किस को पता है? किसी को आइडिया है यूज़ इफेक्ट का? एप्लीकेशन जब लोड करते हैं हम, पेज लोड करते हैं, तो स्टार्ट में ही जो है ना, जो भी हमने कंपाउंड चलाना है तो स्टार्ट में एक ही दफ़ा रेंडर होगा। इसकी कॉपी बना के रख लेता है तो वो शो करता रहता ये अलाउ टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन फंक्शन component side effect are the operation integrate outside word or having the beyond data fetching, make APIs, DOM manipulation, directly interfaces with the DOM object, React generally enhanced to the little managed time using the set timeout, cleanup and अच्छा सिंपल पता है क्या है? सिंपल हमारे पास यूज इफेक्ट क्या करता है, जब डोम का पता है ना सबको, डोम का कि डोम कैसे रेंडर होता है हमारे पास सबको पता है ना। जब हमारे पास हमारा डोम रेंडर होता है ना, रेंडर मीन्स के अपनी चीज़ें रेंडर कर देता है सारी, उसके फौरन बाद जो सबसे पहले चीज़ चलती है वो होती है यूज इफेक्ट। ठीक है, यूज इफेक्ट समझ आई? डोम रेंडर कब होता है बता? जब हम रीलोड करते हैं, एप्लीकेशन को रीलोड करते हैं ना, तब हमारा डोम रेंडर होता है। ठीक है, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं कंट्रोल एस करूंगा, हमारे पास चीज़ें चेंज होंगी डोम में, अपडेट होंगी, लेकिन डोम पूरा रेंडर नहीं होगा। डोम का एक स्पेसिफिक पार्ट रेंडर होगा। लेकिन अगर जब डोम रेंडर होगा ना, तब उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ चलती है वो कौन सी है? यूज इफेक्ट। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरा ये एप्लीकेशन है, जब भी मेरे पास ये सब्जेक्ट का पेज है, ये जब भी चले, सबसे पहले मेरे पास गेट की पे कॉल हो। ऐसे ही है ना, डाटा गेट करने के लिए, टेबल में शो कराने के लिए सबसे पहले कौन सी पे कॉल हो? गेट की। तो मेरे पास गेट का फंक्शन बन गया। ये डॉट देन क्या करता है? डॉट देन वेट करवाता है किसमें? डाटा को फैचिंग में। डाटा डाटा हमारे पास फैच हो रहा होता है, डॉट देन क्या कर रहा होता है? प्रोमिस रिजॉल्व होने का वेट कर रहा होता है। ठीक है, ये जैसे ही हमारे पास प्रोमिस रिजॉल्व होता है, ये इसको जेसन में चेंज करता है, और जेसन में चेंज होने में भी टाइम लगता है डाटा को। तब भी हमने क्या किया? डॉट देन लगाया। जैसे ही प्रोमिस रिजॉल्व हुआ, जो डाटा है वो जेसन में चेंज हुआ। ठीक है, और हमारे पास किस में आ गया? जेसन। ये हमारे पास फाइनल डाटा आ जाएगा इधर। हम इसको कॉल करके देखते हैं। तो यूज इफेक्ट मुझे तो लगाना आता है, लेकिन अगर आपको, अगर किसी को नहीं आता ना लगाना, मैं तो ऐसे लगाऊंगा। मैंने ये लगा दिया यूज इफेक्ट, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको एक दफ़ा देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से क्रिएट होता है। आप लोग सिंपल क्या करो, हाउ टू यूज यूज इफेक्ट इन रिएक्ट। ये आ गया आपके पास, आपका ये फंक्शन है, मेथड है। जैसे हमारे पास वो सब्जेक्ट का एक कंपोनेंट है, उसके अंदर ये यूज इफेक्ट कॉल हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास सही वाला यूज इफेक्ट है। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और मैं अपने फंक्शन को कॉल करवा देता हूँ इसके अंदर। ये लो जी, फंक्शन मेरे पास कॉल हो गया। अब मेरे पास देखना ज़रा सब्जेक्ट का एपीआई, सॉरी मैंने वो एपीआई अभी लगाई नहीं है। हमारे पास एपीआई का नाम क्या है? गेट ऑल सब्जेक्ट्स। ठीक है, एप्लीकेशन में चलते हैं, और अब मैं कंसोल नेटवर्क में देखता हूँ मेरे पास एपीआई चली है या नहीं। देखो अब मैं सेव कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं रीलोड करूँगा, मेरे पास एपीआई कॉल हुई है। देखो, गेट ऑल सब्जेक्ट्स। तो कितने सब्जेक्ट लेके आ रही है? ये दो। डेटाबेस में कल दो क्रिएट किए थे ना हमने, ये वैसे ही मेरे पास डेटाबेस से दो सब्जेक्ट क्रिएट करके ला रही है। अब मैंने क्या करना है, जो मैं डाटा, ये देखो लोकल स्टोरी से ले रहा था ना, ये देखो लोकल स्टोरी से आ रहा था ना, वही मैं सेट सब्जेक्ट को क्या करूँगा। अब मेरे पास कंसोल भी हुआ होगा डाटा, ये देखो डाटा कंसोल भी है, ये जेसन है ये वाला डाटा। अब मैं इधर अपनी सेट स्टेट रखूँगा और उसमें जेसन रखवा दूँगा।
ये लो, और लोकल स्टोरेज वगैरह जैसे ख़त्म कर देते हैं, मुझे लोकल स्टोरेज नहीं चाहिए। ये देखो डाटा आ रहा है, मैथ साइंस और चीज़ें आ रही हैं मेरे पास। क्लियर हुआ? ओके, अब मैं फिर से क्रिएट करता हूँ। मैं करता हूँ जी, सब्जेक्ट का नाम रखते हैं रिएक्ट एपीआई, एपीआई कॉल। ठीक है, मैंने ना सब्जेक्ट का नाम ये रखा, सब्जेक्ट का लेवल है 12th, टेस्टिंग, टेस्टिंग, सबमिट। मेरे पास डेटाबेस में डाटा क्रिएट हो गया हुआ है। उसकी रीज़न क्या है, ये देखो, अभी कौन सी एपीआई दोबारा कॉल हुई, क्रिएट सब्जेक्ट की। वो किधर गई, 201 पे, मीन्स के ग्रीन सिग्नल दिया है उसने, ये क्रिएट हो गया हुआ है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, क्योंकि अभी हमने थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी रहती है। रिएक्ट एपीआई कॉलिंग लेवल 12 और टेस्टिंग, टेस्टिंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऑटोमेट करते हैं। मैं कहता हूँ जैसे ही मैं क्रिएट करूँ, मेरे पास क्या हो, डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली मेरे पास मॉडल बंद हो, दोबारा से गेट की एपीआई कॉल हो और डाटा लेके आए इधर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये रहा मेरे पास सब्जेक्ट्स जो क्रिएट कर रहा है, इसके अंदर ये मॉडल क्लोजिंग वाला बस हमने काम करना है, ये वाला बस। ये लो जी, ये मैं मॉडल क्लोज कराया, और मॉडल क्लोज करवाते ही मैं गेट की एपीआई भी कॉल कर दूंगा। ठीक है, अब देखते हैं इसको, कोई भी डाटा रख देते हैं, सबमिट करते हैं, तो देखो डाटा आ गया। चीज़ें देख रहे हो ऑटोमेटिक हो गई हैं। जैसे सब्जेक्ट क्रिएशन की करती है, जो क्रिएशन का हमारे पास सक्सेस का रिस्पॉन्स आता है, और वो क्या कर देता है, गेट को कॉल कर देता है। गेट क्या करता है, दोबारा से डेटाबेस में जाता है और डेटाबेस में डाटा लेके आता है सारा। तो देखो ये कितनी जल्दी हो रहा है, देख रहे हो ना आप लोग। मतलब हम पर दो दो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और इतनी जल्दी डाटा आता है, डाटा जाता है, डाटा आता है, डाटा जाता है, स्टोर भी हो रहा है, गेट भी हो रहा है। क्लियर हुआ? मैं चाहता हूँ मेरे पास ना ये डाटा जो है ना, एक सिंपल वो आ रहा है असेंडिंग ऑर्डर में, ऐसे ही है ना। असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3, जो पहले आया वो पहले, फिर सेकंड पे, थर्ड फोर्थ फाइव, मैं कहता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में आए। तो इसके लिए ना बैक एंड साइड पे मुझे काम करना पड़ेगा, सॉर्ट करना पड़ेगा डाटा को। ये देखो डाटा डॉट फाइंड डॉट सॉर्ट, और इसके अंदर मेरे पास कौन सी डेट है, क्रिएटेड एट, क्रिएटेड एट -1। ये लो, डाटा मेरे पास अब किस में आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। -1 का ये है कि जो हमारे पास सबसे लास्ट वाली होगी वो सबसे पहले आ जाएगी, जब से सबसे पहले वाली वो लास्ट पे चली जाएगी। असेंडिंग और डिसेंडर में चेंज कर दिया उसने। सर आवाज़ आ रही है? आ रही है। अच्छा सर, यहाँ पे हमने सॉर्ट यूज़ किया है, क्या हम स्लाइस मेथड भी यूज़ कर सकते हैं? लास्ट के एंड का जो आखिरी क्या उसको कहते हैं एंट्री होगी वो शो होगी, जैसे हम स्लाइस मैप नहीं यूज करवाते थे। करते, नहीं नहीं, स्लाइस नहीं यूज करते होते, इसके लिए यूज करते हैं फ्रंट एंड साइड पे रिवर्स। एरे का मेथड है एक रिवर्स। एरे क्या कर देती है, वही जो बैकएंड काम कर रहा है ना उसको -1 कर देती है। -1 क्या करती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, +1 क्या करता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो स्लाइस तो होता है कोई भी एक चंक लेने के लिए एरे का। फर्ज करो मेरे पास एरे है 1 से लेके 10 तक, मैं चाहता हूँ मेरे पास आए 1 से लेके 5 तक, तो मैं उसका स्लाइस कर दूंगा। मैं उसको करूंगा 0 से लेके मेरे पास 4 तक मेरे पास वैल्यू आए, या 5 तक, तो मुझे एक चंक निकाल के दे देगा एरे का। समझ आई स्लाइस क्या करता है? ये आपको चीज़ें तभी पता चलेंगी, आप तभी मेच्योर कर पाओगे, आप तभी सोच पाओगे जब आप लोगों को एरे के मेथड्स आते होंगे, ऑब्जेक्ट के मेथड आते होंगे, स्ट्रिंग के मेथड आते होंगे। अदरवाइज आप खुद से चीज़ें नहीं सोच सकते। ठीक है ना, हमेशा वो बंदा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जिसके पास ह्यूज नॉलेज हो उस चीज़ का। ठीक है ना, अब मेरे पास ये डाटा आ गया, ये भी हो गया सारा मेरे पास, ये ऑटोमेट हो गया दोनों चीज़ें। मैं कुछ भी क्रिएट करता हूँ वो बंद भी हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, मेरे पास डाटा अपडेट भी हो रहा है, डेटाबेस में जा रहा है। देख रहे हो कितनी जल्दी हो रहा है। अब ना हम इसके ऊपर थोड़ा सा लोड लगाते हैं, लोड लोड टाइम।
कि मेरे पास लोडिंग चले, जैसे क्रिएट हुआ है वो लोड होके आए, फिर जो हमारे पास ये डाटा आ रहा है ये लोड होके हमारे पास शो हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, स्पिन होता है एनडी का, शशके के लिए है बस। ये रहा, ये स्पिन पड़े हुए हैं, ये आप लोगों ने देखे होंगे उसमें मोबाइल में, सैमसंग के फ़ोन में, ये वाला लोडर। और ये इमेज वगैरह अपलोड करने के लिए है। ठीक है, तो हम सिंपल स्पिन यूज़ करते हैं ये वाला। देखो बस हमने ऐसे स्पिन को यूज़ करना है बस। ठीक है, तो अपने मैं वापस इस कोड में आता हूँ और इधर मैं एक स्टेट बनाता हूँ, कॉन्स्ट लोडिंग सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट फॉल्स। मतलब कि मैं कहता हूँ मेरे पास तब लोडर आए जब जो लोडिंग है ना वो ट्रू हो। अभी ये लोडिंग फॉल्स है, तो लोडिंग को मैं कब कब ट्रू करवाऊंगा, जब जब मेरी एपीआई कॉल होगी, और कब कब उसे फॉल्स कराऊंगा, जब उसका सक्सेस का रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, समझ आई? सेम, ये मेरे पास सक्सेस का रिस्पॉन्स आया, जैसे ही मेरे पास ये रिस्पॉन्स आएगा उसके बाद मैं लोडिंग को कर दूंगा फॉल्स। और इसको ट्रू कब करवाना है, जब मेरे पास ये फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, मेरे पास लोडिंग सेट होगी, सेम ऐसे ही मैं क्रिएशन में भी कर दूंगा। जब मेरे पास फंक्शन कॉल होगा ये ट्रू होगा, और जब मेरे पास सारी चीज़ें हो जाएंगी तो ये मैं इसे फॉल्स करा दूंगा। क्लियर है? मेरे पास मॉडल किधर है, ये है। तो मॉडल के अंदर भी मैं स्पिन लगा दूंगा, ये स्पिन मैंने लगाया, स्पिनिंग इज इक्वल टू लोडिंग। मतलब जब भी मेरे पास जो लोडिंग है वो ट्रू फॉल्स होगी, उसकी बेस पे ये स्पिन हमारा काम करेगा। सेम एज इट इज़ इसी स्पिन को मैं पूरे कंपोनेंट पे भी लगा दूंगा, ये टेबल के ऊपर, बल्कि कार्ड पे ही लगा देते हैं स्पिन, और इसके अंदर स्पिनिंग में लोडिंग। अब चेक करें ज़रा, आया था ना लोड। अब मैं ना इसको थोड़ा उल्टा कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जब ये ना हो तब आता रहे। तो देखो ये मेरे पास लोडिंग आ रही है, जैसे ही मेरे पास लोड ज़्यादा होगा, एपीआई का चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लोड ज़्यादा कर देगा इसका। ठीक है, अब क्रिएट करते हैं कोई चीज़, देखा, मतलब ये हमारा से रिस्पॉन्स इतनी जल्दी आ रहा है, इतनी जल्दी चीज़ें आ रही जा रही हैं, तो इस वजह से ना ये लोड वगैरह शो नहीं हो रहा। क्लियर है ना सबको? ये हमारे पास कौन कौन से मेथड हो गए, एडिट और सॉरी क्रिएट और गेट, ये दो दो चीज़ें हुई हैं ना हमारे पास अभी तक। अब हमने कौन कौन सी चीज़ें करनी है, अपडेट और डिलीट। अपडेट बहुत आसान है, जैसे आपने को पहले अपडेट किया ना वैसे नहीं है, उससे भी आसान है। सिंपल जहाँ पे हम क्रिएट की एपीआई कॉल कर रहे हैं ना, उसी के अंदर कंडीशन की बेस पे हमने अपडेट की एपीआई कॉल कर देनी है बस। ठीक है ना, करते हैं इसको। उससे पहले डिलीट की एपीआई बनाते हैं। हमने अभी डिलीट की एपीआई नहीं ना बनाई, कंट्रोलर में आते हैं, कॉन्स्ट डिलीट सब्जेक्ट बाय आईडी। मेरे पास फंक्शन बन गया सिंपल, एसिंक
रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मैं इसको क्रिएट कर जो है ना डिलीट करवाऊँगा, कॉन्स्ट डिलीट, क्या करें भला। हाँ देखो थोड़ा सा सोचो, डिलीट के केस में क्या करना चाहिए। अगर तो डिलीट के केस में मैं ऐसे करना चाहिए ना, देखो जैसे क्रिएट कर रहे हुए थे न्यू सब्जेक्ट हमने सिंपल सिंपल क्रिएट करवा दिया। अगर फ़र्ज़ करो मैथ का कोई बंदा आके दोबारा से क्रिएट कर देता है तो ये सही चीज़ है नहीं ना। इसका मतलब है हमारे पास अभी बैकएंड वीक है, अभी कंडीशंस वगैरह नहीं लगा रहे। अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एक CRUD ऑपरेट कर रहे हैं। इसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, रिलेशंस बनाएंगे, रेफरेंस बनाएंगे बैकएंड के ऊपर कि बैकएंड कैसे एक टेबल का डाटा दूसरे टेबल में लेके आता है। ठीक है, आज आज हमने पता क्या करना है, आज हमने सिंपल बैकएंड की एपीआई क्रिएट करनी है सारी, और उसको सारी लिंक करनी है, और बाकी सारे के सारे जितने भी मॉड्यूल आप लोगों ने बनाए हुए हैं वो आप लोगों ने खुद करके लाने हैं। सिंपल है, सबका क्रिएट CRUD सेम है। रिलेशन ना बनाना, रिलेशन हम बाद में खुद बना देंगे। डिलीट, तो सिंपल डिलीट के केस में तो बहुत सिंपल सीन है, आप लोगों ने बिल्कुल इधर कर रहे हैं, बल्कि ये भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अवेट सब्जेक्ट डॉट डिलीट वन नहीं है, हमने क्या करना है, फाइंड वन एंड डिलीट। ये रहा, इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर मैं पैरामीटर्स देख रहा हूँ। इसके अंदर पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, हमारे पास है आईडी, और बस हमारे पास आईडी है। इसको मैं क्या करूँगा, आईडी दे दूँगा, जैसे कि आएगी आईडी किधर से, सब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। ठीक है, और इसका रिस्पॉन्स जो है वो आगे शेयर कर देंगे। टू जीरो अपडेट में भी तो कर सकते ये चीज़ें हैं, अपडेट में भी तो कर सकते हैं, आईडी देकर अपडेट कर हमने अभी डिलीट कर रहे हैं ना अभी हम। अपडेट की बात कर रहे हैं, हमने अपडेट के केस में, अपडेट में भी करते हैं, ये देखो दोनों चीज़ें मैंने गेट की हुई हैं, सब्जेक्ट आईडी भी और सब्जेक्ट डाटा भी। आईडी देनी है और सब्जेक्ट डाटा देना है बस, और अपडेट हो जाएगा और आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। आसान है। अच्छा जी, सब्जेक्ट डिलीट सक्सेसफुली, बस कोई मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पास आएगा सब्जेक्ट आईडी, और इधर मैं रखूँगा जी आईडी, आईडी आईडी हमारे पास क्या होगी, सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, हमने आईडी दे दी, डन है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, एक्सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं अपडेट सब्जेक्ट बाय आईडी किया था, यहाँ मैं करूँगा डिलीट सब्जेक्ट बाय आईडी। ठीक है, अब मेरे पास ये एपीआई बन गई है। अब मैं इसको फिर फ्रंट एंड साइड पे कॉल कर दूंगा सिंपल। क्या, हाँ राउटर भी करना है। डिलीट मेथड क्या होगा हमारे पास, डिलीट सब्जेक्ट का हो गया, उसके बाद हमारे पास हैंडल सब्जेक्ट्स का हो गया, दो एपीआई कॉल होगी ना हमारे पास। ओके, एक एपीआई ये होगी, एक ये होगी। ठीक है, डन है। तीसरी एपीआई कौन सी होगी, डिलीट की, ये वाली। ठीक है, सिंपल दोबारा से हम अपने वो इधर जाएंगे और इधर डिलीट की एपीआई देखेंगे कैसे बनी हुई है। ये है डिलीट की एपीआई। सिंपल हमने राउट को कॉल करना है, आईडी देनी है और राउट का कॉल करवा देना बस। ये लो, मुझे कोई फिल्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई लोकल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, बस ये मेरे पास मेथड है।
और मेरे पास क्या था बैक एंड साइड पे, डिलीट सब्जेक्ट बाय आईडी, ठीक है। और मैं आईडी क्या करूँगा, आईडी मैं पैरम में दूंगा इस तरीके से, स्लैश रिकॉर्ड डॉट अंडरस्कोर आईडी, डन है। और मैं अगर मैंने कोई वो जो है रिस्पॉन्स वगैरह दिखाना है या कोई ऐसी चीज़ करनी है तो मैं ये से डॉट देन करूँगा और मैं लगा दूँगा इधर। ये मेरे पास फैच मेथड है, ये इधर आया, ये बॉडी है, बॉडी के बाद हमारे पास क्या आई चीज़ें, पुट मेथड है और ये रहा, ठीक है। मुझे कोई ऐसा डाटा स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं गेट की एपीआई कॉल कर दूंगा बस। क्योंकि जब डिलीट होगा ना, डिलीट के बाद भी तो हमने गेट की एपीआई दोबारा कॉल करनी है ना, ताकि हमारे पास अपडेटेड डाटा है डाटाबेस से, ठीक है। तो ये मेरे पास डिलीट की एपीआई बन गई, इसके अंदर मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स जो है वो क्या होगा, मुझे चाहिए तो है नहीं, बस मैंने क्या करना है सक्सेस दिखाने के लिए शो करवाना है। ये मेरे पास डिलीट की एपीआई बन गई। अब मैं चेक करता हूँ इसको, तो मैं किसको डिलीट कर रहा हूँ, इसको करते हैं 78 वाले को। नेटवर्क में आते हैं और मैं ये 78 वाले को डिलीट करता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने डिलीट किया वो कह रहा है कि नोट फाउंड, कोई एरर आ रहा है, इसका एरर हमारे पे क्या बन रहा है, सब्जेक्ट स्लैट डिलीट सब्जेक्ट बाय आईडी, और साथ में हमारे पास कौन सी, हमारे पास आईडी जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है फ्रंट एंड साइड ठीक है। बैक एंड पे देखते हैं, ये रहा। अब बैक एंड पे उसको ना ये मिल नहीं रहा, इसकी रीज़न देखते हैं क्या है। डिलीट भी हो रहा है, डाटा भी हो रहा है, मैं देखता हूँ इसके अंदर डाटा आ रहा है या नहीं। कंसोल रिक्वेस्ट, दोबारा से एपीआई कॉल करते हैं, 78 कनेक्शन रिफ्यूज्ड। वो कह रहा है कि सर ये ऑन क्लिक पे लगाया नहीं है। बताता हूँ, एक मिनट। ऑन क्लिक पे पहले ही लगा हुआ है ना, हमने बस वो फंक्शन अपडेट किया जो कि पहले ही बना हुआ था। जस्ट अ सेकंड, वो कह रहा है कास्ट आईडी, अच्छा सॉरी, नहीं 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 नहीं, पता है क्या हुआ है, बैक एंड साइड पे इशू है। हमने सिर्फ ये आईडी प्रोवाइड करनी है उसको, वो खुद ब खुद ही फाइंड बाय आईडी करेगा, ये लो, बस ऑब्जेक्ट नहीं बनाना था। अब बैक एंड देखते हैं, बैक एंड रन हो गया। अब दोबारा से इसको डिलीट करते हैं, तो देखो डिलीट हो गया, ये देखो डिलीट, हमारे पास डाटा ये वाला डिलीट सक्सेसफुल का मैसेज आ गया, ठीक है। और दूसरा उसके बाद हमारे पास एपीआई कौन सी चली है, गेट ऑल सब्जेक्ट्स की, उसने सारा डाटा हमें ला के दोबारा से दे दिया। कितने आ गए हैं, 0 1 2 3 4 5, 4 हैं। तो देखो मेरे पास वो 78 वाला रिमूव हो गया, 97 को रिमूव करते हैं। अब 97 भी रिमूव हो गया, इसको रिमूव करते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये डेटाबेस में भी अब रिमूव हो रहे हैं हमारे, ठीक है ना। ओके, हमारे पास कितनी एपीआईज बन गई हैं, गेट, क्रिएट और डिलीट, 3 हो गई है ना हमारे पास। अब हमारे पास रहती है अपडेट की एपीआई। अपडेट की एपीआई में ना हम ना सारा काम इससे ही ले लेंगे, हैंडल सबमिट से ही, ठीक है। हमने सिंपल क्या करवाना है, मॉडल ओपन करवाना है, उसमें फॉर्म में वैल्यू सेट करवानी है बस, ठीक है। और हमारे पास सारा काम हमारे पास ये हैंडल सबमिट ही कर देगा कंडीशन की बेस पे, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, अगर तो हमारे पास जो है वो, इधर मैं एक कंडीशन लूँगा, इफ़ अगर तो सिलेक्टेड वैल्यू है, ठीक है, तो पुट की एपीआई चला दो, अदरवाइज क्रिएट की एपीआई चला दो, सिंपल। करें या आप लोग ये खुद करोगे, कर लें या इसका अलहदा से फंक्शन बना लें। मुझे अभी तक सबसे आसान तरीका यही लगा कि हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे जिसके अंदर सिलेक्टेड वैल्यू रखेंगे। जब वो सिलेक्टेड वैल्यू होगी इसका मतलब है कि क्या है, एडिट का काम हो रहा है। अगर वो सिलेक्टेड वैल्यू नहीं होगी तो इसका मतलब है क्रिएट का काम हो रहा है। ऐसे ही है ना, क्लियर है ना। करते हैं हम,
तो कॉलम्स में चलते हैं हम। कॉलम्स किधर है, ये रहे। ये डिलीट का बटन था। इससे पहले मैं बना दूंगा कौन सा, अपडेट। ये मेरे पास अपडेट का बटन आ गया। इसको मैं ना क्या रखें इसका बटन की, ये रहा। मैं वो भी डिलीट कर दिया उसको। अच्छा, ये भी डिलीट हो गया क्योंकि हमने दोनों पे एपीआई कौन सी कॉल की है, डिलीट की। ठीक है, हमें दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। इस वजह से वो जो आता है ना हमारे पास, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ठीक है, इस वजह से आता होता है वो। खैर हमने सबसे पहले जैसे रिमूव करते हैं। डन है। अब हमने क्या करना है, इसके क्लिक के ऊपर एक स्टेट अपडेट करवानी है। अगर वो स्टेट अपडेट होगी, इसका मतलब है सारा काम किसका हो रहा है, एडिट का। ठीक है, वो स्टेट सारा काम करेगी हमारे पास। ठीक है, ओके। इसमें ना हम मॉडल विजिबल है, उसके बाद हम एक और स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट सिलेक्टेड सब्जेक्ट। ठीक है, सिलेक्टेड सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद सेट सिलेक्टेड सब्जेक्ट यूज इफ सॉरी यूज स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट रखवा देंगे खाली। ठीक है, क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक जो है वो उसको पकड़ना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को ना, एक एक आइटम को पकड़ना है ना हमने। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दिस, मैंने इसको कॉपी किया और इसके ऑन क्लिक के ऊपर इसको सेट करवा दूंगा, ऑन क्लिक सिलेक्ट सब्जेक्ट डबल। मुझे दो दो चीज़ें चाहिए तो मैं इसको ऑब्जेक्ट में रखूंगा। सिलेक्ट सब्जेक्ट के अंदर क्या आ जाएगा, रिकॉर्ड, और मॉडल का क्या करवा दूंगा, मॉडल विजिबल ट्रू। दो काम मैंने भाई इधर कर दिए। कौन क्या क्या मैंने किया, सिलेक्ट सब्जेक्ट। अब मैं सिलेक्ट सब्जेक्ट को दिखाता हूँ आपको। ये रहा मेरे पास कंसोल, और देखो सिलेक्ट सब्जेक्ट क्या आ रहा है मेरे पास, एम्प्टी आ रहा है। ठीक है, सबको शो हो रहा है ना, एम्प्टी। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखो सिलेक्ट सब्जेक्ट के अंदर वो स्पेसिफिक आइटम आई है जो कि मैंने क्लिक की है, वो रिकॉर्ड आ गया जो कि मैंने क्लिक किया, और उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, एक मॉडल भी ओपन हो गया। अब सारा काम मेरे पास आ जाए। टर्नरी ऑपरेटर्स का पढ़ा है ना सबने, टर्नरी ऑपरेटर्स जो इफ एल्स का काम करते हैं इनलाइन, सबको पता है ना, क्या है बताओ हजरात, फिर ऐसे ऐसे क्यों कर रहे थे। टर्नरी ऑपरेटर्स यही हैं कि हम एक कंडीशन लिखते हैं और आगे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर तो वो कंडीशन ट्रू होती है तो वो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली चीज़ चल जाएगी, अदरवाइज कोलन सेमी कोलन वाली चीज़ चल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास सिलेक्टेड सब्जेक्ट है, इसकी बेस पे हम अपने मॉडल का टाइटल चेंज करेंगे, इसकी बेस पे मॉडल का बटन चेंज करेंगे, इसकी बेस पे हम अपनी एपीआई चेंज करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मॉडल है। अब इसके अंदर मैं कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन क्या होगी, सिलेक्टेड सब्जेक्ट अगर तो उसकी अंडरस्कोर आईडी है जो डेटाबेस से आ रही है, तो क्या करो, इसका नाम रखवा दो एडिट सब्जेक्ट, अदरवाइज क्रिएट सब्जेक्ट। सेम बटन पे भी ऐसे ही। अगर तो सिलेक्टेड सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी है तो इसका नाम रखवा दो अपडेट, अदरवाइज क्या रखे, सबमिट। चेक करते हैं, देखो हमारे पास एडिट सब्जेक्ट आया था, इस वजह से क्या हुआ, अपडेट आ रहा है। अब देखो, अब एक और इशू है, मैं क्रिएट पे करता हूँ फिर से आईडी आ रहा है, क्योंकि हमारी स्टेट एम्प्टी नहीं हुई।
स्टेट एम्प्टी करवाना भी तो ज़रूरी है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये है सिलेक्टेड। तो जब भी मैं कहता हूँ जब भी मेरा मॉडल क्लोज हो ना, तो मेरे पास स्टेट हमारी एम्प्टी हो जाए, जब भी मॉडल क्लोज हो। तो मॉडल कब कब क्लोज होता है, ये रहा, ऑन ओके पे होता है और ऑन कैंसिल पे होता है। तो इधर ही मैं अपनी वो क्या करवा दूंगा, स्टेट एम्प्टी करवा दूंगा। ये लो, अब मैं दोबारा चेक करता हूँ। क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट, अपडेट पे क्लिक किया, अपडेट, एडिट और अपडेट, फिर से क्रिएट पे क्लिक किया तो क्रिएट, एडिट पे क्लिक किया तो एडिट। समझ आई, मतलब कि स्टेट अब एम्प्टी हो रही है अपनी अपनी जगह पे। देखो ये सारा काम मैनुअल है, आप लोगों को सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि कब कब क्या क्या करना है, कब कब ये चीज़ एम्प्टी करवानी है। तो अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रखोगे ना, फिर आप लोग जो है वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। अगर हाजिर नाजिर नहीं ना होगा तो पता है क्या होगा, ऐसे ही होगा, आप कहोगे मैं तो एडिट क्रिएट कर रहा था, ये एडिट किधर से हो रहा है, मैं तो सारा काम सही किया है। फिर जीपीटी को जाके पूरा कॉपी करके कहोगे फिक्स इट, ठीक है, और वो कहेगा अच्छा सिलेक्टेड। देखो एक हमने स्टेट बनाई और इसकी बेस पे कितनी कंडीशंस लगा दी हैं। फिर से मैंने ना इधर यूज इफेक्ट मैं एक और बनाऊंगा। अब यूज इफेक्ट का एक और फायदा देखो, मैं यूज इफेक्ट बनाऊंगा और उसको ना उसकी डिपेंडेंसी की बेस पे कॉल करवाऊंगा, ठीक है। जब जब मेरी डिपेंडेंसी अपडेट होगी तब तब मेरे पास क्या होगा, फॉर्म के अंदर डाटा अपडेट होगा। कैसे, सिंपल यूज इफेक्ट, डिपेंडेंसी का किसको आइडिया है कि क्या होती है, डिपेंड का किसको पता है, किसी ऊपर कोई वैल्यू किसी वैल्यू के ऊपर मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंड होना। एक्स इज इक्वल सर इसमें यह है कि हम डिपेंडेंसी एंड एंड में ऐड करेंगे, उसका मतलब ये होगा कि जिस वक्त अगर मैं ये ऑप्शन पे क्लिक करूं या ये मैं काम करूं, बटन पे क्लिक करूं या डिलीट करूं या एडिट करूं, उस वक्त ये फंक्शन चलना चाहिए, और वो फंक्शन हम यूज इफेक्ट में डाल देंगे। डिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई भी वो आए, एक्शन आए, जैसे कि जो फौज है या फिर हमारी हुकूमत है, ये जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करती है तो किसके हम इनके डिपेंड हैं, इन पे डिपेंड है ना, ठीक है। क्या होता है कि जब भी वो कोई एक्शन परफॉर्म करती है तो हमें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। बॉयज़ के लिए क्या होता है कि वो कहते हैं कि जी भाई हेलमेट पहनना है आप लोगों ने, अदरवाइज चलान होगा, तो डर के हमारे बेचारे हेलमेट पहन रहे होते हैं, ऐसे होता है ना। इसको कहते हैं डिपेंडेंसी, ठीक है। हम इसमें यूज करेंगे डिपेंडेंसी एरे। जब भी हमारे पास डिपेंडेंसी एरे में कोई भी वेरिएबल अपडेट होगा तो हमारा यूज इफेक्ट कॉल होगा, ठीक है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जब भी मेरे पास सिलेक्टेड आइटम के अंदर जो है सिलेक्टेड, मैंने अभी किया ना सिलेक्टेड सब्जेक्ट, सिलेक्टेड सब्जेक्ट के अंदर मेरे पास जो डाटा है वो जैसे ही आए मेरे पास यूज इफेक्ट कॉल हो जाए। तो इसके लिए मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा, फॉर्म, कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू यूज फॉर्म, फॉर्म डॉट यूज फॉर्म। ये एनडी का ही फॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ जो हमने नीचे यूज़ किया हुआ है, ये है फॉर्म। और अपने मैं फॉर्म को बता दूंगा कि भाईजान मैं आपको ना बाहर से भी आपके साथ खेल सकता हूँ। फॉर्म इज इक्वल टू फॉर्म, डन है। अब मैं इधर अपना डाटा अपडेट करवाऊंगा, ठीक है। डिपेंडेंसी एरे के अंदर मैं सेट कर देता हूँ सिलेक्टेड सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं रखूँगा फॉर्म डॉट सेट फील्ड्स वैल्यू। फॉर्म के अंदर उसकी फील्ड्स वैल्यू सेट करवा रहा हूँ मैं, जिसके नाम क्या है, नेम, लेवल और डिस्क्रिप्शन। नेम इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, सिलेक्टेड सब्जेक्ट डॉट नेम। उसके बाद लेवल के अंदर क्या आएगा, सिलेक्टेड सब्जेक्ट डॉट लेवल। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा,
डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या आएगा, सिलेक्टेड सब्जेक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन। क्या है ये, सजेशन क्यों नहीं देता, डिस्क्रिप्शन। मैंने ये 3 चीज़ें सेट करवानी है ना। मैं कहता हूँ जब मैं एडिट करूँ मेरे पास ऑटोमेटिकली फिल आए चीज़ें, तो ये उसके लिए है। मैंने फॉर्म को बताया कि भाईजान फॉर्म की मैं जो फील्ड्स है ना उनकी वैल्यूज सेट करवा रहा हूँ। ये देखो फॉर्म डॉट सेट फील्ड वैल्यूज। अब सेट फील्ड वैल्यू में होवर करता हूँ, ये क्या करता है हमारे पास फॉर्म इंस्टेंस में जाके सेट फील्ड करवाता है वैल्यूज को। हमने वैल्यूज की कीज दी जो कि हमने नीचे दी हुई हैं, ये देखो नेम, लेवल और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये मैंने उसकी कीज दी और आगे उसको वैल्यू कौन सी सेट करवाई जो कि मैंने सिलेक्ट की थी। ठीक है, ये सिलेक्टेड सब्जेक्ट। अब मैं चेक करता हूँ अपडेट, तो देखो मेरे पास डाटा अपडेट आ रहा है। अगर मैं क्रिएट करता हूँ तो क्रिएट भी खाली आ रहा है। क्लियर हुआ? फिर से ये तब ये देखो यूज इफेक्ट चलता है ये। अगर मैं डिपेंडेंसी एरिया खत्म कर दूंगा ना फिर नहीं चलेगा। देख नहीं ना आ रहा, यूज इफेक्ट ही नहीं चला। यूज इफेक्ट कब चलेगा, जब सिलेक्टेड वैल्यू के अंदर वैल्यू आएगी। ये देखो, समझ आई? मैं इसको अब अपडेट करता हूँ। अपडेट करते ही मैं वही, मेरे पास ये देखो इस फॉर्म के अंदर कौन सा हमारे पास फंक्शन कॉल हो रहा है, हैंडल सबमिट का। अब इसके अंदर ही मैं एपीआई कॉल करा दूंगा। कौन सी, इफ अगर हमारे पास सिलेक्टेड सब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी है तो क्या करे, पुट की एपीआई कॉल करवा दे। अदरवाइज क्या हो, एल्स के अंदर क्रिएट की एपीआई कॉल करा दे। ये है क्रिएट की एपीआई, ये रही। क्लियर हुआ? बैकएंड पे भी हम इसको ना चेंज कर देते हैं ताकि ना हमारी एपीआई सक्सेसफुली कॉल हो जाए। ये हमारे पास पैरम्स में डाटा आईडी आती होती है हमेशा। ठीक है, तो पैरम्स में हमारे पास आईडी आएगी, पैरम्स में हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर बॉडी आएगी। ठीक है, अब सेम मैंने जैसे ये फंक्शन कॉल किया ना, सेम ऐसे ही मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कॉन्स्ट इज इक्वल टू अपडेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू अवेट सब्जेक्ट डॉट फाइंड एंड अपडेट। अब इसके अंदर कौन कौन सी 2 चीज़ें जाएंगी, एक जाएगी आईडी और एक जाएगी सब्जेक्ट आईडी, और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, बॉडी सब्जेक्ट डाटा। ठीक है, डाटा मिल गया, अपडेट सब्जेक्ट आ गया, और हमने नीचे क्या कर देंगे, हम सक्सेस का एक मैसेज शो करा देंगे, सब्जेक्ट अपडेट सक्सेसफुली। ठीक है, ये रहा सब्जेक्ट। आगे हम इसमें सब्जेक्ट भी भेज देते हैं। ये लो, सब्जेक्ट की एपीआई भी कॉल होगी, हमने उसका पाथ भी बनाया हुआ है ये अपडेट का। ठीक है, अब हम ना इधर आते हैं और अपडेट की एपीआई चेक करते हैं। ये हमारे पास अपडेट की एपीआई सिंपल वैसे ही है जैसे क्रिएट की एपीआई थी। बस क्या था, पैरामीटर हमारा चेंज होना है और क्या है, मेथड पुट का रखना है बस। वैसे ही सेम हमारे पास एपीआई आएगी। मैं पूरी एपीआई को कॉल करूंगा, कॉपी, और इसमें पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा पुट, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अपनी वो एपीआई को पाथ दे दूंगा जो कि मैंने बैकएंड साइड पे अपडेट के लिए बनाई है, और इसको मैं ना पैरेंथेसिस दे दूंगा स्लैश सिलेक्टेड सब्जेक्ट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, डाटा जा रहा है, वैल्यूज वही डाटा आएगा जो फॉर्म ने हमें देना है। कंटेंट टाइम वैसे ही जा रही है, सब्जेक्ट सारी चीज़ें वैसे ही गुड है। अब चेक करते हैं हम अपनी एप्लीकेशन में, अपडेट करते हैं किसी को। इसका नाम रख देता हूँ मैथ अपडेट, इसका नाम मैं रख देता हूँ 1900 कर देते हैं। इसका नाम मैं कर देता हूँ टेस्टिंग अपडेट। ठीक है, नेटवर्क में चलते हैं और एपीआई को कॉल करके देखते हैं। तो देखो एपीआई सबसे पहले कौन सी कॉल हुई, सब्जेक्ट डाटा अपडेट सब्जेक्ट बाय आईडी, और आईडी गई, उसके अंदर अपडेटेड डाटा गया, मैथ अपडेट 100 और ये टेस्टिंग अपडेट।
ठीक है, और उसने हमें सक्सेस का मैसेज दे दिया, सक्सेस अपडेट सक्सेसफुली, डाटा भी आ गया हमारे पास अपडेटेड। ये अपडेटेड डाटा नहीं है, ये पता है कौन सा डाटा है, ये जो हमने पहले भेजा है, ये वही डाटा आ रहा है। हम देखते हैं ये क्यों ऐसा कर रहा है। अपडेटेड डाटा, ओके। अब उसने क्या किया, उसने हमें अपडेट करके दे दिया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको भेजेंगे ही नहीं। डन है। ये देखो, ये उसने कहा कि ये वाला डाटा अपडेट हुआ है आपका, किसके साथ, इसके साथ, ये डाटा अब आ गया हमारे पास वही डाटा, ठीक है ना। उसके बाद कौन सी एपी कॉल होगी, गेट की, ऑटोमेटिकली डाटाबेस से गेट करके ले गई। देखो हमारे पास है अभी एक चीज़ सेट करने वाली है, 1 2 3 4। मैं चाहता हूँ कि इसकी विड्थ वगैरह सेट कर दें कॉलम की। सर गेट की आईडी कॉल ना करें, गेट की, गेट ना कॉल करें, गेट कॉल नहीं ना करोगे, वो डाटाबेस में अपडेट हो जाएगा, लेकिन वो शो से भी वाला लेकिन वो इधर वही शो होगा, इसको दोबारा रीलोड करना पड़ेगा दोबारा गेट करने के लिए। समझ आई। क्लियर है, अभी तक हमारा पूरा क्लड कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर क्या है, क्रिएट हो रहा है, अपडेट हो रहा है और डिलीट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप डिटेल का बटन भी बना सकते हो अगर डिटेल वगैरह आपके पास कोई है या कोई ऐसी चीज़, ठीक है ना। अगर आप 10 सब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो 10 सब्जेक्ट के केस में क्या होगा, आपके पास पेजिनेशन भी आ जाएगी इसकी ऑटोमेटिकली। सर यहाँ पे तो अभी हमारे पास जो है ना 3 फील्ड है फॉर्म में ना। अब अगर हमारे पास फील्ड आ जाती है ज्यादा 15-20, तो उस चाहे वक्त भी हम 50 आ भी जाए, मैनुअली ऐड करेंगे। चाहे 50 आ जाए, क्या मैनुअली ऐड करोगे। एडिट बटन पे क्लिक किया है तो फॉर्म में जो है ना वो डाटा फैच होके आ गया है। उस वक्त अच्छा, हमने मैनुअल ऐड किया था कि यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आना चाहिए, लेवल आना चाहिए और नीचे जो जो भी डिस्क्रिप्शन आनी चाहिए। हाँ हाँ, वहां पे मेरा सवाल है कि वो हम फिर मैनुअली ऐड करेंगे। ऑब्वियसली मैनुअली ऐड करोगे। ये देखो पेजिनेशन जैसे ही 10 कंप्लीट हुए हैं, नेक्स्ट पेज पर मूव कर गए, लेकिन इसको डिलीट करते हैं। देख रहे हो कितनी जल्दी हो रही हैं चीज़ें। ये सारा किसके साथ हो रहा है, डेटाबेस के साथ हमारे पास। अब ये पूरा सर्कल घूमता है, पहले क्लाइंट साइड से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, सर्वर डेटाबेस में देखता है चीज़ें क्रिएट हुई हैं या नहीं, अगर तो हुई हैं वो दोबारा सर्वर को बताता है, सर्वर को कहता है ठीक है मेरे पास डाटा आ गया, वो दोबारा सर्वर को देता है। इतनी जल्दी इतना सारा प्रोसेस हो रहा है। तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें बड़ी ज़्यादा मायने रखती हैं, ठीक है ना। किसी का अभी कोई क्वेश्चन है। ये ना अब तब तक ना वो अटेंडेंस मार कर दो, मैं देखता हूँ।